चलें जी। सो एक नया चैप्टर स्टार्ट करें, दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। एक सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट्स हैं। अहम इन अ सेंस दैट के फिजिक्स के अंदर, मोस्टली साइंसेस के अंदर जितने भी फिनोमेना हैं उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो रिवॉल्व कर रही होती हैं, साथ साथ चल रही होती हैं। वो फोर्सेस का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है आपके पास, और एक कॉन्सेप्ट आता है एनर्जी एंड वर्क का। एक्चुअली एनर्जी, वर्क एंड पावर आर को रिलेटेड, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर का। एंड द इंटायर चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड वर्क। वर्क से ही एनर्जी समझेंगे, वर्क से ही पावर समझेंगे, ठीक है। तो वील स्टार्ट विद द टर्म वर्क एंड फिर एनर्जी एंड पावर को रिलेट करेंगे। चैप्टर आसान है, ठीक है। ओलव्स में भी देखा था, काफी सारी चीजें बेसिक्स हुई हैं, कुछ चीजें ऐड अप हो जाती हैं, ठीक है। हम इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे विद अदर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ जाती है, अगर एक आप लोग वर्क को एक्चुअली समझ जाते हो कि वर्क है क्या, ठीक है, तो काफी ज्यादा और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आसान लगने लगते हैं, ठीक है। तो साथ साथ हेडिंग देंगे आप लोग, वर्क, एनर्जी एंड पावर, या वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है जी। सबसे पहले चीजों को समझते हैं, वर्क को समझेंगे एंड वर्क के बाद फिर रिलेट करेंगे इसको एनर्जी से, ठीक है। वर्क को पहले डिफाइन कर लेते हैं। आप लिखेंगे वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू फोर्स या कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अच्छा, इसको मैथमेटिकली किसे रिप्रेजेंट करोगे? इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्क डन को एफ इंटू डी, ठीक है। यूजली इसको एफ डॉट डी लिखा जाता है। ये डिटेल इंपॉर्टेंट तो नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन ये है कि फिर भी मैं बता ही देता हूँ बच्चों को, ठीक है। तो अभी समझाता हूँ कि वाई मोस्टली आप एफ डॉट डी लिखा हुआ देखते हो, लेकिन क्योंकि इस डिटेल पे एग्जामिनर भी बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता। इफ यू राइट एफ क्रॉस डी, एफ इनटू डी, तो इट इज लाइक इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। अच्छा, इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट इज जूल्स, सिमिलर टू दैट ऑफ एनर्जी, ठीक है। एंड बाय नेचर इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, इतनी सी डेफिनेशन के अंदर, इतनी सी डिटेल के अंदर अगर हम वर्ड को समझें, तो हम ये कहते हैं कि जनाब, अगर इफ देयर इज अ फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, ड्यू टू द एक्शन ऑफ दैट फोर्स, a work is said to be done on that object by the force F। तो मतलब ये है कि वर्क डन के अंदर दो तीन चीजें अहम है। वर्क डन हो किस पे रहा है, कर कौन रहा है, एंड कितना वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन हो रहा है, एंड कितना वर्क डन हो रहा है, डेफिनेटली। तो जो बेसिक्स हैं अगर मैं उसको समझूं, तो इट इज लाइक, देखिए फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगती है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, अ फोर्स एफ, ठीक है। एंड ड्यू टू द एक्शन ऑफ दिस फोर्स एफ, ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। मतलब फोर्स की ही डायरेक्शन में उसने एक सर्टेन डिस्टेंस कवर किया। जैसे यहां से लेके यहां तक मैंने इसको मार्क किया,
तो ड्यू टू एक्शन ऑफ दिस फोर्स ऑब्जेक्ट ने एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर लिया था, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस फोर्स एंड दिस डिस्टेंस वुड बी रेफर्ड एज वर्क डन। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी थी कि पैरेलल होना जरूरी है, मतलब दी वर्क डन ये उसी वक्त है जब आपके पास फोर्स इज पैरेलल टू दी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, या डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रही है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हो रही है। व्हाट इफ ऐसा ना हो, मतलब व्हाट इफ सिचुएशन इज समथिंग डिफरेंट, मतलब अगर मैं कहूं कि डिस्टेंस तो कवर हो रहा था और ड्यू टू द एक्शन ऑफ द फोर्स ही हो रहा था, लेकिन फोर्स जो है वो ये नहीं लग रही थी। अब मेरे पास फोर्स जो है वो एक डिफरेंट फोर्स लग रही थी। मैंने कहा लेट्स से कि जो फोर्स है वो एट अ सर्टेन एंगल ऐसे हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाते हुए लग रही थी फोर्स। ठीक है। नाउ इन दैट केस दिस इज द फोर्स एफ। ठीक है। नाउ वर्क इज नॉट डन बाय द फोर्स एफ, वर्क इज रादर डन बाय द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ। तो मैंने कहा अगर मैं इसके कंपोनेंट बनाता हूं तो इस फोर्स का जो कंपोनेंट बनने वाला है वो एक कंपोनेंट तो आपके पास इस डायरेक्शन में बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसे मैं कोसाइन कंपोनेंट कह सकता हूं, और एक इस डायरेक्शन में लग रहा था आपके पास, ठीक है, जिसको मैं साइन कंपोनेंट कहूंगा। अच्छा, अब मुझे ये देखना है कि which force साइन कंपोनेंट और द कोसाइन कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन। तो देखो यहाँ पे आपके पास द डिस्टेंस, अगर उसको देखो, इट इज बीइंग, द डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एफ cos थीटा। ठीक है। तो यहां पे मैं बोलूंगा द फोर्स वाज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट वाज एफ, लेकिन जो वर्क हुआ था वो एफ cos थीटा की वजह से हुआ था। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि वर्क डन इन दिस केस वाज एफ cos थीटा इनटू डी, या फिर सिंपली मैं लिख सकता हूं एफ डी cos थीटा। So FD cos theta can be considered as the generalized term and the generalized statement of the work done। किस हिसाब से हमने कहा एफ डी cos थीटा एक जनरलाइज्ड वर्जन हो गया वर्डन निकालने का। अगर आपके पास cos जीरो है, cos जीरो मतलब द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स इज जीरो, cos जीरो इज वन, तो इसका मतलब ये है कि वर्डन जो होगा वो आपके पास मैक्सिमम वर्डन हो रहा होगा, द मैग्नीट्यूड वुड बी द ग्रेटेस्ट। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि जनाब cos 90 मतलब if the distance of the force if the angle between the force and the distance covered is 90, तो cos 90 is zero, there won't be any work by the force। मतलब वर्क हो रहा होगा, जिस स्पेसिफिक फोर्स की हम बात कर रहे हैं उससे नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये एक ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाता हूँ, इसको अपवर्ड मूव करता हूँ, तो द फोर्स एफ जो मैंने हाथों से लगाई थी दैट वाज डूइंग अ वर्क ऑन इट। लेकिन अब दी कंसर्न फोर्स इज फोर्स एफ जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर मूव करवा रहा हूँ। So this force is not doing any work on it because the object does not travels any distance in or against the direction of the force। ठीक है। तो in and against the direction of the force, against में भी कुछ ना कुछ वर्डन होगा, लेकिन वो वर्डन क्या होगा उसको लेटर ऑन देखेंगे, लेकिन पहले सिर्फ इस तरह समझेंगे। तो मैंने कहा इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में लिख दूं, इसमें जो कीवर्ड्स होती हैं जो जहन में रहने चाहिए वो ये है कि मैंने जो कहा था, हमने लिखवाया कि इफ एन ऑब्जेक्ट is subjected to a force such that it covers a distance in the direction of the force, a work is said to be done।
by the force on the object। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, हम आगे भी लेटर ऑन इसको देखेंगे कि वर्डन कौन कर रहा है और वर्डन किसके ऊपर हो रहा है, कितना हो रहा है ये तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, बिकॉज कौन कर रहा है किसके ऊपर हो रहा है इसमें एक बहुत डिटेल छुपी हुई है, ठीक है ना। उसके इफेक्ट्स बड़े डिफरेंट होंगे। सो दिस इज व्हाट वर्डन इज। अब सोचना ये है, दो तीन चीजें हैं जो क्वेश्चन जो दिमाग में उठकर आ सकते हैं। पहली चीज कि पहली बात कि सर इफ दिस इज एफ इंटू डी, एफ फोर्स है, डिस्टेंस इन दी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है, मतलब डायरेक्शन फिक्स कर दी, तो व्हाई इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वर्डन एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, वेक्टर वर्डन एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है। एक बात। दूसरी बात ये कि एफ इंटू डी का फॉर्मूला तो हमने टर्निंग इफेक्ट में भी देखा था, उसका यूनिट हमने जूल्स क्यों नहीं लिखा, उसको हमने न्यूटन मीटर क्यों लिखा, इसको हम जूल्स के इक्विवेलेंट क्यों कर रहे हैं, जूल्स में लिखना कोई अहमियत है क्या। यस। अब देखिए बीम स्केलर, दो चीजें सुनिएगा एंड यहीं पे जूल्स होने का आंसर समझ में आ जाएगा। द क्वेश्चन इज कि वर्डन निकाल क्यों रहे हैं? पहले तो इस चीज को देखते हैं ना, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगी तो ऑब्वियस सी बात थी कि अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगी, अनबैलेंस होगी तो मूव कर जाएगा, अनबैलेंस होगी तो एक्सेलरेट करके मूव करेगा, डिसेलरेट करके मूव करेगा। कौन मतलब बैलेंस फोर्स होगी तो अगर मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। द क्वेश्चन इज भाई क्यों, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करना क्यों, मूव कर गया। अब एक सवाल आता है ना, तो इसका जो आंसर है दैट लाइज इन एनर्जी, और वहीं से समझ में आ जाएगा कि वर्डन स्केलर क्वांटिटी क्यों है और इसका यूनिट जूल्स क्यों है। ठीक है, स्केलर होने के दो रीजन है, एक कॉन्सेप्चुअल जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एक मैथमेटिकल जो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ऐसी जनरली बता देता हूँ मैं आप लोगों को, सिलेबस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर कभी आप लोगों ने जाकर के कैलकुलस वगैरह पढ़ी तो शायद वो आपके काम आ जाएगा। वो ये होता है कि वेक्टर इनटू वेक्टर, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, वी हैव टू सॉर्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर्स, एक होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक होता है डॉट मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों का प्रोडक्ट जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर्स होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, तो एनी वेक्टर मल्टीप्लाइड, मतलब वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर क्रॉस वेक्टर गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेक्टर डॉट वेक्टर, तो वो इट गिव्स एन स्केलर क्वांटिटी, मतलब वेक्टर, दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट के थ्रू अगर मैं मल्टीप्लाई क्यों करूं तो वो स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो यूजली इस वजह से आपने देखा होगा बाज जगह पे मल्टीप्लिकेशन की जगह डॉट लिखा हुआ होता है, तो उसका आंसर कैलकुलस में छुपा रखा हुआ है। तो एक तो ये मैथमेटिकल रीजन हो जाता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या उसकी डिटेल में हमें नहीं जाना है फिलहाल। मैथमेटिकल रीजन तो ये आ जाता है कि एफ डॉट डी किया था इस वजह से वर्डन एक स्केलर क्वांटिटी था, राइट। ये निकाल क्यों रहे हैं और एनर्जी के इक्वल, मतलब यूनिट इसके एनर्जी जैसे क्यों रखे हुए हैं, और फिर एक और रीजन की कॉन्सेप्चुअल रीजन क्या है बाइट से स्केलर क्वांटिटी, सब समझे। एनर्जी हम जानते हैं, ठीक है ना। एनर्जी को हम डिफाइन किस तरह करते हैं वो तो बाद में देखेंगे। एनर्जी के बारे में एक चीज हमने पढ़ी है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी बनाई नहीं जा सकती, एनर्जी तबाह नहीं की जा सकती, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई आप सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तारों से बहा करके आप लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस लाइट एनर्जी को लैंप के थ्रू आप हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब यू आर कंटिन्यूसली कन्वर्टिंग एनर्जीज। सोलर पैनल्स पे किया था सोलर से इलेक्ट्रिकल, तारों में किया आपने तारों से, और बल्ब में किया इलेक्ट्रिकल से लाइट, या फिर लाइट एंड हीट, राइट। द क्वेश्चन इज कि एनर्जी एवं ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, मतलब बैठे बैठाए एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गई, एवं ही नहीं हो सकती। मतलब सोलर एनर्जी के अंदर अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने की सलाहियत है तो आप धूप के नीचे तार रख दें, तो तारों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है वो तो नहीं मूव करना शुरू करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज सम स्पेसिफिक प्रोसेस बिहाइंड कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। भाई देखो मैं बोल रहा हूं, मैं साउंड एनर्जी जो है वो, आप इसको मोलाइजा फरमा रहे हैं, ये साउंड एनर्जी आ कहां से रही है, डेफिनेटली मेरे अंदर मौजूद जो केमिकल एनर्जी है ना उसको मैं साउंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट। जो भी मेरी अंदर न्यूट्रिशन जो खाना पीना खाया हुआ है उसकी जो भी केमिकल एनर्जी थी उसको मैं बोलने से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। Now, ये जो बोलना है
दिस इज वर्क डन। जब तक वर्क डन नहीं होगा तब तक एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगी, राइट। सो मैंने जैसे कहा कि देयर इज ऑलवेज अ प्रोसेस, जिस प्रोसेस की वजह से एक एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर हो रही होती है, दैट प्रोसेस, दैट अमाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज बेसिकली इक्वल्स टू वर्क डन। तो वर्क डन निकालने का मेन मकसद क्या होता है? वर्क डन निकालने का मेन मकसद ये होता है कि हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हुआ फ्रॉम फॉर्म ए टू फॉर्म बी। ठीक है, तो इसका एक स्टेटमेंट लिखेंगे पहले, उसके बाद इसी एक्सप्लेनेशन पे अभी हम स्टिक किए हुए हैं। तो मैंने कहा कि वर्क डन is the amount of energy which is transformed from one form to another। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जनाब वर्क डन is basically equal to change in energy, right? Now the point is कि सर what is F into D then? ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। Work done is change in energy, work done is amount of energy that is transformed from one form to another। ठीक है, एनर्जी के कितने फॉर्म्स हैं? बड़े सारे फॉर्म्स हैं, सोलर है, न्यूक्लियर है, साउंड है, लाइट है, केमिकल है, मैकेनिकल एनर्जीज है जिसमें काइनेटिक आ जाता है, पोटेंशियल आ जाता है। ठीक है, बड़े सारे वर्डन है, इलेक्ट्रिकल आपके पास एनर्जी है। तो जितने टाइप्स की एनर्जीज होती हैं इतने टाइप्स के आपके पास वर्डन है। तो ये जो F इंटू डी या F इंटू एस करके आप निकाल रहे हैं ना, दैट्स ओनली दी मैकेनिकल वर्डन। ये मुकम्मल हर तौर का वर्डन नहीं है, ये सिर्फ मैकेनिकल वर्डन आप निकाल रहे हैं। और ये आपको दे रहा है व्हाट सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड। मतलब मैकेनिकल एनर्जी में यू हैव काइनेटिक, यू हैव पोटेंशियल, यू हैव वर्क डन अगेंस्ट इंटरनल एनर्जी वगैरह वगैरह वगैरह, स्ट्रेन एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जिसे कहते हैं आप। तो आप उसको इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सो आपके पास वर्डन सिर्फ एफ इंटू एस नहीं है, देर आर अदर फॉर्म्स ऑफ वर्डन ऑल्सो। मतलब यू हैव इलेक्ट्रिकल वर्डन, यू हैव केमिकल वर्डन, यू हैव न्यूक्लियर वर्डन, बहुत सारा कुछ हो सकता है। इस वक्त जो हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ, दैट इज बेसिकली दी केमिकल वर्डन। भाई जो केमिकल मौजूद है, जो खाना पीना खाया हुआ है, वो काम कर रहा है इस वक्त। वो नहीं होता तो भाई आवाज नहीं निकलती। तो मतलब देर आर केमिकल्स डूइंग वर्क ओवर हियर राइट ना। ठीक है ना। अच्छा, अब इसी तरह अगर मैं बोलूं, जैसे आपको ऑल्दो कि हम आगे जाके इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बचपन में ओ लेवल्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपने याद होगा जब आप वोल्टेज को डिफाइन करते थे तो आप वहां पे बोलते थे वर्क डाउन ऑन अ यूनिट चार्ज। भाई वहां तो कोई फोर्स नहीं लग रही, वहां तो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा। तो व्हाट इज वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज? इट मींस दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिवन पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड बाय अ यूनिट चार्ज। तो आई होप यहां पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि व्हाट इज वर्क डन। वर्क डन इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि ट्रांसफर हो रही है। अब जिस तरह जितनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ वर्क डन हो सकते हैं, वर्क डन कुड कन्वर्ट इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, वो अभी हम देखेंगे। तो नाउ लेट्स सी कि हाउ वर्क डन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं। अभी तक डिफाइन नहीं किया था हमने एनर्जी को, तो एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं हम। ठीक है, एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना बड़ी एक 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 अच्छा, मैंने कहा आप लिखेंगे एनर्जी इज डिफाइंड एज capability
or capacity of doing work। काम करने की सलाहियत को आप एनर्जी कह रहे हैं। अब देखो ये एक लूप है, ठीक है ना, वो बहुत ध्यान से समझना। वो लूप क्या है आपके पास, वो लूप ये है, यहां पे मैं बना रहा हूं वो लूप, उस लूप को समझे। देखें, आप वेल्डन करते हैं तो क्या होता है, वेल्डन करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। और आप वेल्डन कब कर पाएंगे, आप वेल्डन तब कर पाएंगे जब आपके पास एनर्जी होगी, ठीक है ना। जब एनर्जी है तभी तो आप उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको यूं समझें कि इट इज अ लूप, कुछ इस तरह का कि लूप कुछ ऐसा है कि यू हैव एनर्जी, you will be able to do some work, you will do a work, you'll convert the energy, that converted energy will do a work, that work done will convert into an energy, energy will do a work and so on। सही है, समझो इस बात को। आपके पास एक केमिकल रिएक्शन होता है सन पे, ठीक है, कोई वहां पे अंदर रिडक्शन चल रहा है, उसमें से एनर्जी कन्वर्ट हुई, ठीक है ना। वो एनर्जी आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के थ्रू सोलर पैनल पे पड़ती है। सोलर पैनल पे वो एनर्जी जब पड़ी थी तब वहां पे कोई वर्डन शुरू हुआ, दैट वर्डन कन्वर्टेड सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो तारों से बिजली घूमते हुए बल्ब पे पहुंची, बल्ब के अंदर अगेन एनर्जी इलेक्ट्रिकल आई थी तो वर्डन हुआ, वर्डन हुआ तो लाइट एनर्जी जनाब शुरू हो गई है, लाइट एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी। अब उसने फर्दर कुछ ना कुछ वर्डन कर देना है, लेट से ट्रांजिस्टर रखा, थर्मिस्टर रखा हुआ था, उसने वर्डन किया, उसकी रेजिस्टेंस चेंज वगैरह वगैरह वगैरह। तो यूं समझे कि इट्स अ लूप, एनर्जी है, वर्डन वर्डन है, एनर्जी हो रही है, ठीक है। सो दैट इज वाई कैलकुलेटिंग दी वर्डन इज नेसेसरी, ताकि मुझे पता चले कि कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, कितना। अगर मैं गाड़ी का वर्डन निकालूंगा, गाड़ी इतनी चली थी तो कितना फ्यूल खर्च हो रहा था, कितना आउटपुट है उसका, ठीक है। तो अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्डन देखते हैं। आई होप अगर ये चीज समझ में आ गई तो बाकी सारी चीजें थोड़ी सी स्पीड अप हो जाती है। तो मैंने कहा नेक्स्ट स्टेप है work done as different forms of energy, so we are starting from work done as kinetic energy, work done as kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी यूजली एनर्जीज को हम के ई भी लिख सकते हैं, ई के मतलब ई सबस्क्रिप्ट के, हम इसको इस तरह लिख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, चल अब देखें हाउ वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यही वाली जो एग्जांपल है ना, इसको एक दफा दोबारा देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर फोर्स लगी थी। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को जरा डिफाइन कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी है क्या, ठीक है ना। देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। तो हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी, यूं लिख देते हैं, इट्स मैकेनिकल एनर्जी possessed by an object due to its motion। अच्छा, ये होती क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, बचपन से याद है, लेकिन ये हाफ एम वी स्क्वायर आया कहां से था, आज इस बात पे बात करते हैं। देखो, लेट्स से कि ये जो है ना ऑब्जेक्ट एक कार है या कुछ भी ऑब्जेक्ट है, जो भी एक चीज है, इसके ऊपर फोर्स लगी, इसने डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस कवर करने के साथ साथ दो चीजें ऐड कर रहा हूं। मैंने कहा इनिशियली इसकी वेलोसिटी वाज यू,
एंड फोर्स ने इसको एक्सेलरेट करवाया, एंड आफ्टर कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट एस इट अचीव्ड अ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वी। ये कहानी काइनेमैटिक्स में बहुत देख चुके हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली एक्सेलरेट किया था ये ऑब्जेक्ट। तो वर्डन ने डिस्प्लेसमेंट कवर करवा दिया था, फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट कवर करवा दिया था, फोर्स ने एक्सेलरेट करवा दिया। नाउ अब वो काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रही है, इधर चेक करो। देखो मैंने कहा स्टार्ट करेंगे बेसिक फॉर्मूला ऑफ वर्डन से। वर्डन क्या है आपके पास, एफ इंटू डी। यहाँ पे एफ क्या है, तो फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट पे लगा रहे थे हम, ठीक है। मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इसका मास लेट से एम था, तो मैं फोर्स को लिख सकता हूं कि एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, ठीक है। पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको। तो अब ऊपर वाला जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा रिफ्रेश किया। मैंने कहा यार फोर्स की जगह एम ए एंड डी जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है वो एज इट इज लिख दिया, ठीक है। यूज योर काइनेमैटिक्स ओवर हियर। सिंस योर ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, तो मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना बस चाहूंगा। एक्सेलरेशन किस तरह निकाल सकता हूं, आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, आपके पास एक्सेलरेशन निकालनी है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी अगर आपको पता हो, तो यू में यूज अ रिलेशन जो कि आपको याद होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां से अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम चाहो एस को सब्जेक्ट बनाओ, मतलब तुम बोलो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और एस की जगह ये पूरा रिप्लेस कर दो, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s को सब्जेक्ट बना के ए की जगह रिप्लेस कर दो। अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट सेम आ रहा है, तो मैं ए को सब्जेक्ट बना देता हूं यहाँ पे आदतन। तो मैंने कहा जो एक्सेलरेशन थी दैट वाज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, सॉरी 2s, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, मैं इसको ऊपर रिप्लेस कर रहा हूँ, जो मेजर मेजर मेरे पास फॉर्मूला जो डेरिवेशन चल रही थी, मास था। एक्सेलरेशन की जगह मैं लिख रहा हूँ उसे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s, और आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऐसी चलती हुई आ रही थी। अब देखो यहां पर होगा क्या, s और s कैंसिल आउट हो जाता, अगर तुम यहाँ पे s को सब्जेक्ट बनाते तो a और a कैंसिल आउट हो जाता, अल्टीमेटली रिजल्ट्स फिर भी यही आते, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को, इस डेरिवेशन को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट कॉलम में लेके जा रहा हूँ। फाइनली मेरे पास ये बचा, इस ये जो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है इसको मैंने हाफ बाहर लिख दिया, ये मेरे पास आ गया m, ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो बेटा वर्क डन कन्वर्ट हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो जो बात हमने कही थी कि बेसिकली वर्क डन क्यों निकालते, वर्क डन निकालते हैं ये देखते हैं भाई एनर्जी कितनी कन्वर्ट हो रही है। सो वर्क डन एज काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली ये है। अगर मैं अब यहाँ पे कंडीशन लगा दूं कि इफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो आपके पास वर्क डन एज काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। So this is how we landed onto this formula of mv square का, ठीक है। तो अब गौर से सुनेगा, मैंने कहा कि if a force helps an object to accelerate, the work done F into d converts into half mv square. What if कुछ उल्टा हो रहा हो, मतलब ये तो चीज समझ में आ गई थी, मैं पहले इसको लिख दूं, इसकी डिटेल्स लिख दूं, उसके बाद फिर उल्टे कहानी पे जाते हैं। तो मैंने कहा कि यहां लिख रहा हूं मैं इसको, मैंने कहा if an object f m, if an object of mass m is accelerated by a force F, the work done converts into gain in kinetic energy, converts into
गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब मैंने कहा था मैं इसको रिवर्स करता हूं। रिवर्स कैसे कर रहा हूं वो सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि सिचुएशन ऐसी ही थी, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलता हुआ आ रहा, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही थी, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा था। ठीक है, नॉन जीरो। और दैट ऑब्जेक्ट एंटर्ड अ रफ एरिया, एक कोई हैवी फ्रिक्शन वाला एरिया, वो ऐसा मडी एरिया, रफ एरिया, वो उसको उस पे एंटर कर गया। ठीक है ना, ये थोड़ा सा रफ एरिया आ गया। इस रफ एरिया ने किया क्या, इस रफ एरिया ने इसके साथ सलूक ये किया कि इस रफ एरिया ने इसको दी फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, एक कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई की इसके ऊपर, जिसकी वजह से इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी जो कि नॉन जीरो थी, वो भाई जीरो हो गई और ऑब्जेक्ट रुक गया। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो स्टार्ट ऑफ द सिचुएशन में ऑब्जेक्ट पोजेस कर रहा था काइनेटिक एनर्जी। नाउ दैट काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो, लॉस हो गई है। एनर्जी खत्म नहीं होती, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। कहां गई एनर्जी? गई वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो एनर्जी थी, तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स आपके ऊपर लग रही थी उसके अगेंस्ट जो आपने मेहनत की और थोड़ी बहुत डिस्टेंस आपने कवर किया था, वो जो मौजूदा एनर्जी थी उसकी वजह से किया था। तो यहां पे हम कहेंगे कि द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कि डिक्रीज है आपके पास, ठीक है, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है, वो कन्वर्ट हो रहा है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को आप किस तरह लिखते हो? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को आप लिख सकते हो, अच्छा, जिस तरह नॉर्मल वर्क डन निकालते हैं ना, वर्क डन कैसे निकालते हो? देखो, वर्क डन आप निकालते हो एफ इंटू डी करके, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आपके पास होगा फ्रिक्शनल फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट जो भी था। अच्छा, इसी को हम एक और तरीके से बोलते हैं डिसिपेटेड एज हीट, क्योंकि ये एनर्जी किस फॉर्म में जा रही होगी? ये जो वर्डन आपने किया था, वर्डन तो एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी को इस वर्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ने कहां कन्वर्ट किया था? थर्मल एनर्जी में, डिसिपेटेड एज हीट। ठीक है, तो अगर फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कर रहा हूं, एक वेलोसिटी दे रहा हूं, तो मेरा वर्डन कन्वर्ट हो रहा है गेन इन काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी पोजेस करते करते मैं रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से फाइनली रुक जाता हूं, तो जितना वर्डन मेरे पास, जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, उस काइनेटिक एनर्जी से मैंने वर्डन किया अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, और मैंने रेजिस्टिव फोर्स निकाली है। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल मैं इस पे एक एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, रैंडमली डिसाइडेड, मतलब फॉर्मुलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, वैल्यूज बड़ी वियर्ड सी आ जाए, लेकिन ये है कि हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं। ठीक है, मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल लिखना कम पड़े, इसलिए मैं इसी डायग्राम का सहारा ले रहा हूं। ठीक है, मैं यहीं पे वैल्यूज प्लॉट कर दूंगा ताकि मुझे डिस्क्रिप्शन कम कर लिखनी पड़े। चलो जी, हम कर रहे हैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन। लेट्स से कि मैं कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, इट वाज ऑब्जेक्ट ऑफ लेट्स से मास 500 kg। ठीक है, it was moving with a velocity of 30 meters per second। चलते चलते enters a very rough area, final velocity जीरो जाती है। The rough area offered it a frictional force of 50 न्यूटन। वो ये कहता है आफ्टर आफ्टर कवरिंग व्हाट डिस्टेंस डज द कार स्टॉप्स, कितनी देर, कितना ट्रैवल करने के बाद कार स्टॉप होगी। ठीक है, तो देखो लॉजिक ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी थी वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन खा गया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये लॉजिक है, यहां से स्टार्ट किया आपने। ठीक है, अच्छा, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? फाइनल तो आपके पास जीरो है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई थी, तो आपके पास जो इनिशियल थी वो ही जीरो में कन्वर्ट हुई, वही चेंज था।
तो सिंपली मैं लिख दूंगा हाफ एम। अच्छा जी, एम की जगह मैंने लिखा 500। अच्छा, मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको चले एक स्टेप बढ़ा देता हूं। ठीक है, इज इक्वल्स टू वेल्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा, एफ इंटू 50। अब ये 50 मेरे पास है, एफ आ जाएगा मेरे पास। मैंने ये स्टेप जो बढ़ाया था वो इसलिए बढ़ाया था कि देखो, जब मोस्टली क्या होता है कि जब हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना हो ना, तो बच्चे क्या करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी करके उसका स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर करके चेंज लेना है, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात आप लोगों को पता है ना। तो इस वजह से अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। ये बस ध्यान में रखना, क्योंकि बच्चे इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं तो बच्चे गलती कर देते हैं मैथमेटिकल। तो अब यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, फोर्स निकाल सकते हो। तो जल्दी से ये हो जाएगा आपके पास, आप कैलकुलेटर आपके हाथ में होगा, दिस वुड बी 250 इंटू 900। माइनस साइन की कोई अहमियत नहीं है, माइनस साइन जो है वो एनर्जी के टर्म्स में लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो जो, अच्छा चाहिए क्या था हमें, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, हमें चाहिए था डिस्प्लेसमेंट। हाँ नहीं, इट्स 50 इंटू एस। सही है, तो ये गलत हो गया। हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, फोर्स गिवन थी 50। ठीक है, सो द डिस्प्लेसमेंट वुड बी 250 900 डिवाइडेड बाय 50। तो ये मेरे पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है भाई, बहुत दूर जाके रुकी है गाड़ी, 4.5 किलोमीटर बाद जाके रुकी। मैंने कहा था आंसर वियर्ड आ सकता है क्योंकि रैंडमली सिलेक्टेड वैल्यूज थी। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट्स बीन डन। चले, मुझे बताएगा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? तो इसके बारे में इसकी डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। ठीक है, हमने इसको यहाँ लिखा था, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके लिए मैं लिखूंगा कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद a uniform velocity, अच्छा यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब सुने तो आपके जहन में क्या आना चाहिए, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ई के, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, एंटर्स a rough surface and experiences a resistive force। ठीक है, the resistive force causes it to decelerate, converting its kinetic energy into redden against friction। ठीक है, चले अब एक आखिरी चीज आज के लेक्चर की, और आखिरी चीज काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड जो हमें समझनी है वो देखना है। ठीक है, ये था बेसिक काइनेटिक एनर्जी की जो भी लॉजिक हमें समझनी थी। अब एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैथमेटिकल ईज को समझना है। ठीक है ना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज हाफ mv²। ठीक है, उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मास, ऑफ एनी मतलब
ऑफ मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द मास। ठीक है ना, मतलब अगर मैं चार डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मूव करवा रहा हूं, एक का मास m था, एक का मास 2m, एक का मास 3m, एक का मास 4m, और सबकी वेलोसिटी थी 10। तो जिस 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 तरह मासेस बढ़ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऐसी ही बढ़ती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने इसको लिखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मैंने कहा कि इफ मास इज m, काइनेटिक एनर्जी इज E, तो अगर मैं मास को 2m कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ट्वाइस बढ़ जाएगी। कीपिंग इन माइंड कि हम वेलोसिटी को कांस्टेंट रखे हुए हैं इस वक्त, ठीक है, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहे इस वक्त। अगर मैं मास को 3m कर देता हूं तो वेलोसिटी भी आपके काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर मैं मास को हाफ कर देता हूं तो काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास हाफ हो जाएगी, एंड सो ऑन। लीनियर रिलेशन है। लेकिन अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी का विद इट्स एनर्जी, तो देखो फॉर्मूला क्या है आपके पास, आपके पास फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, तो फिर दोबारा लिखूंगा यहाँ पे, हाफ mv²। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये समझना आसान है कि मास कांस्टेंट, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v², कीपिंग मास कांस्टेंट। जाहिर है कि हम किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात करें जिसकी वेलोसिटी को हम कम या ज्यादा कर रहे हैं, हम एक्सेलरेट या डिसेलरेट करवा रहे हैं, तो ये समझना आसान है। तो मैंने कहा इफ द वेलोसिटी वाज v, मैंने कहा वेलोसिटी अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी को मैं चेक कर रहा हूं, इफ द वेलोसिटी वाज v एंड काइनेटिक एनर्जी वाज रेफर्ड एज E, तो अब अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ाता हूं, 2v करता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज होगी मेरे पास, क्योंकि स्क्वायर रिलेशन। अगर मैं वेलोसिटी को 3 टाइम्स बढ़ाता हूं तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास 9 टाइम्स बढ़ी होगी। सिमिलरली अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को सॉरी वेलोसिटी को मैं हाफ करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास 4 टाइम्स डिक्रीज हो रही होगी। अगर मैं वेलोसिटी को 1/5 कर देता हूं तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास बाय 25 डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द रिलेशन बिटवीन द मासेस एंड काइनेटिक एनर्जीज। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आप 20 की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, आप 40 की स्पीड से आ गए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 20 की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, आपकी गाड़ी जो काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रही थी दैट वाज 10,000 जूल्स, बिल्कुल रैंडम वैल्यू 10,000 जूल्स। आप 40 की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, आपने ब्रेक लगाया, आप अपनी गाड़ी को 20 पर लेकर के आ गए, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 2,500 जूल्स रह गई है, 1/4 हो चुकी हुई है। ठीक है, सो दिस वॉज सो फार विद वर्क एंड एनर्जी। हम लोगों ने वर्डन को समझा था, हम लोगों ने वर्डन का रिलेशन एनर्जीज के साथ देखा था, सिर्फ एक ही एनर्जी को देखा था, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, वील एंड दिस लेक्चर ओवर हियर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इवन, तो हम पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे एंड फर्दर फॉर्म देख करके पावर की तरफ जाएंगे। ठीक है, सो मेट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।